ध्यान से। इसमें क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन एडिशन ऑफ एचबीआर टू हेक्स 1 इन। तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गया, 1 इन हो गया, इसमें आपने एचबीआर डाला इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, एब्सेंस ऑफ पैरोक्साइड डाला हुआ है। तो यहाँ जो रूल फॉलो होगा मरकोवनिकॉफ रूल है। अगर इन्होंने मेंशन यस नहीं सर, ये करा कुछ क्वेश्चन भी, तो करेंगे। इसमें हमने मरकोनिकॉफ रूल क्या कहता है, रिच, आपको पता है एडिशन वहां होती है जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यही हम एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे ये जो एच कार्बन है ये पुअर है हाइड्रोजन के हिसाब से, और ये जो कार्बन है ये रिच है हाइड्रोजन के हिसाब से। तो रूल कहता है रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर, यानी जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है उसके पास एच नहीं जाएगा, क्योंकि एच जो है एच उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन था। तो बन गया CH3CH, और ये हमारा Br आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैरोक्साइड रूल लगाओगे, तो ये पैरोक्साइड को हम क्या कहते हैं बेटा, एंटी मर्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मर्कोनिकॉफ सर रूल इसमें क्या कहते पुअर और को सबसे ज्यादा मिलता है। हैं सर बिल्कुल। इसमें जिस पर सबसे कम मैच है सर उस पे लगता है। हाँ, ये जो इन दोनों में ये जो है ये हाइड्रोजन रिच है और ये हाइड्रोजन डिफिशिएंट है, तो ये बहुत, ये कहते हैं रिच बिकम्स पुअर एंड पुअर बिकम्स रिच। ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरी बात, अब क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या क्या क्वेश्चन नॉर्मली आया। ओजोन लिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चंस है बेटा, अभी मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट में। बेंजीन का मैंने फ्लो चार्ट करवाया था, कर लिया बच्चों आप लोगों ने? ये सर सर उसमें ना सर मतलब एरोमेटाइजेशन से करा है बेंजीन का, और जो साइक्लिंग नहीं कंपाउंड नहीं डी बेटा, कार्बन। मैंने बेंजीन का एक फ्लो चार्ट करवाया है, काफी कन्वर्जन्स भी करवाई थी, वो आप यस लोगों ने सर। कर ली है यस कन्या? सर। यस सर। वो तो मैंने कहा प्रणय ने ही बोला था उस समय करने के लिए, तो मैंने यस ऑर्गेनिक सर, हाइड्रो उस वो समय कर ली। काफी कर। सर मेरे को ना सर उसमें डाउट है कि इथेन इथाइन कैसे, मतलब थोड़ा डाउट्स आ रहे सर एक उसमें। मिनट रुक जाओ। अब देखो ये क्या होता है, ये डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये रेजोनेंस देख लो, ये भी क्वेश्चन मैं 100% एक्सपेक्ट करता हूँ कल के पेपर में आपको एक मिलेगा मिलेगा। 100% क्वेश्चन है, जिनके भी स्कूल में पेपर आ रहा है उसमें ये क्वेश्चन तो 100% है बेटा, कि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। ये क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब, क्यों कहते हैं इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ये जो ग्रुप है इसको प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं। इस रेजोनेंस की वजह से इसने ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मली देखो यहाँ पे क्या होता है, और इसको जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो सारे के सारे ग्रुप एक्टिवेटिंग कहते हैं, तो एक्टिवेट द रिंग बाय अटैक ऑफ इट। तो अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं, ये आपको याद रख लेना है, ये सारे ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बेटा। फिनॉल, इनके साथ OH भी है, फिनॉल भी है, ये सारे ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और ये सारे ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं। हेलोजेंस आर दी एक्सेप्शंस। हेलोजेंस एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि हेलोजेंस जो होते हैं, हेलोजेंस में मतलब मैं सारी बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब कहने का मतलब, एक तरफ हम ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उन ग्रुप को हम एक्टिवेटिंग कहते हैं, लेकिन हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं बेटा, दे आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में हमारे क्वेश्चन आ जाता है। तो एक दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक एक्टिवेटिंग होता है, एक्टिवेटिंग का मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहे हो, और रिंग को एक्टिवेट करने का मतलब होता है रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बढ़ा रहे हो। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होता है जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो मैंने आपको डीएक्टिवेटिंग साथ एक शब्द बताया था, जिनके अंदर भी डबल बॉन्ड होता है वो सारे ग्रुप डीएक्टिवेटिंग हो जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देख लो, NO2 हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, सल्फोनिक ग्रुप होता है। ये सारे के सारे ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होते हैं, और डीएक्टिवेट इनको मेटा डायरेक्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। देखो, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। नाइट्रो ग्रुप का मैंने यहाँ पे दिखाया है कि डीएक्टिवेटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसने ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, और पॉजिटिव का मतलब होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो देख लो, द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेस, thereby making it substitution difficult। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज कंपैरेटिवली
लेस एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ये बात आप 100% मान लीजिएगा कि कल के पेपर में एक ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आना है बेटा, कि ये रेजोनेंस की वजह से आप रेजोनेंस को यूज करके ये बताओ कि NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है और बाकी सारे ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये क्वेश्चन 100% कल के पेपर में है। तो अगर आपको देखना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो इस ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर मेटा डायरेक्टिंग होगा तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का दोनों का तरीका बिल्कुल सेम होता है। देखो ध्यान से मैंने क्या दिमाग लगाया, एक पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे रखा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज पैरा पे रखा, तीसरा पॉजिटिव चार्ज फिर ऑर्थो पे रखा, और डबल बॉन्ड को ऑल्टरनेट पोजीशन पे डाला है। ध्यान से देखिएगा बेटा। सो ये हम लोगों ने बेसिकली उसी हिसाब से बताया है, ध्यान रखिएगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। होपफुली। हाँ प्रज्ञा बेटा बोलिए। सर तो इसमें सिर्फ हमें ये रेजोनेंस का पूरा स्ट्रक्चर बना के ये एक्सप्लेन करना है, क्योंकि की प्लस साइन है तो इसलिए मेटा पे ज्यादा है और हाँ डेफिशिएंसी बेटा देखो वगैरह पे क्या ज्यादा होता है, देखो आपकी लॉजिक समझना है हम लोगों को। ये बेंजीन है बेटा, ठीक है। बेंजीन पे जब भी आता है तो बेंजीन पे हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, है। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके खुद के ऊपर पहला कौन सा चार्ज है, खुद बताओ कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है पॉजिटिव चार्ज? तो अब यस मुझे सर। एक बात बताओ, मैंने एक ग्रुप लगा दिया, कोई भी एक ग्रुप लगाया, उस ग्रुप के लगने से इसके ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप सुनो, अब मुझे इस इलेक्ट्रोफाइल को लेके जाना है, क्या ये इस पोजीशन पे जाएगा? जाएगा बेटा, जिसके ऊपर और जिस यस पोजीशन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा? नहीं। क्या वो और इस पे जाएगा? यहां भी नहीं जाएगा। क्या वो दूसरे पोजीशन पे जा रहा है? तो वहां भी नहीं जा रहा है। तो ये, तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए दो ही पोजीशन बना, क्योंकि ये सारे पोजीशन पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो जो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो ऑर्थो और पैरा को रिच करते हैं, और जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो ऑर्थो और पैरा को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करते हैं। तो ये बात लिखना होगा कि ड्यू टू रेजोनेंस, और ब्रैकेट में लिखना माइनस आर। माइनस क्यों? क्योंकि ये चोर लोग हैं, ये आपसे आपके बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तभी तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, तभी तो पीछे से पॉजिटिव चार्ज आ रही है उसके ऊपर। तो ये ग्रुप बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, क्रिएट कर देते हैं। और याद रखना है आपको कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो आएगा ऑर्थो और पैरा पे ही, उसको छोड़ के और कहीं भी नहीं आता मेरे बच्चे। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। अब ये बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये बनाना आना चाहिए। अगर नहीं है डाउट, अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछिएगा, क्योंकि ये आना चाहिए मेरे बच्चे। ये अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम में 100% आता है। मेरा मेन पर्पस था आपको क्वेश्चन कराने का। देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे एग्जाम से मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 13.4 है। इसमें क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ओजोनलिसिस ऑफ दिस। इसका नहीं लिखना, मतलब इसके ओजोनलिसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आपको IUPAC नेम लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंट? तो पेंट का मतलब होता है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पेंट पे आपके यहाँ पे 2 इन आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इधर और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब मैंने इसकी ओजोनलिसिस करी। अगर आपको मेरे शॉर्टकट्स याद हो तो मैंने आपको शॉर्टकट कराया था ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट बनाने का। क्या बताया था, याद होगा आप लोगों को? मैंने क्या बोला सर है? डबल बॉन्ड तोड़ के बिल्कुल डबल बॉन्ड दो लगाने। सर बिल्कुल ZNO। बिल्कुल, यहाँ से डबल बॉन्ड गायब कर दो और इस दोनों जगह पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो आप। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H आ गया, प्लस दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये एक एल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल, ठीक है। और इसका 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा मेरे बच्चे प्रोपेनल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर। अच्छा, यस अब देखो यस सर। इसका इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो मुझे देखना है हेप्ट, पहले इसको देखते हैं। हेप्ट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन।
इसके डबल बॉन्ड किस नंबर पोजीशन पे है? थर्ड पे डबल बॉन्ड है, लगा दिया आपने। अब यहीं पे थर्ड पोजीशन पे एक CH थ्रू है और फोर्थ पोजीशन पे एक और CH3 है। अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ओजोनलेसिस कीजिए और उसका प्रोडक्ट बताइए। अब क्या करना है बेटा? वही तरीका सेम आजमाना है। देखो CH3 CH2 CH2 और मैंने आपको बताया था बॉन्ड यहां से तोड़ो और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, तो C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका अगर नेम लिखना है आपको तो बहुत इजीली आप नेम लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। और बाकी इधर वाला हो गया 3 कार्बन वाला, तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो मेरे बच्चे? कर लोगे सारे क्वेश्चन ये? यस Yes, सर। sir. अच्छा अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, ये वाला फिनाइल वाला भी देख लो। ब्यूट का मतलब होगा 1 2 3 और 4। ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड है और इसी 1 पे फिनाइल भी है, मतलब यहाँ पे ये जुड़ा हुआ। अब ये देखो 2 1 3 और 1 4। अब मैंने यहाँ पे डाला है O3 और मैंने यहाँ पे जिंक और H2O डाला है। अब आप ओजोन लेसिस करो। अब देखो बताओ क्या तरीका मैंने आपको बताया था शॉर्टकट। यहाँ तोड़ दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा देगा, डबल बॉन्ड हो यहाँ लग जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट बना बेंजीन C डबल बॉन्ड O और H पहला। दूसरा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड और उसका नाम हो गया प्रोपेनल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो गया क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। प्रणय Yes, बेटा sir. सबको क्लियर है? सर क्लियर है। प्रणय, यस अर्पित, Yes, हार्दिक, sir. हर्षित क्लियर है? लक्षिता, रिद्धिमा, समृद्धि, सौम्या क्लियर है बेटा? शिवोम, Yes, sir. शिवोम का पेपर कब है? सर 6th को है। अबे पार्टी करो यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सर परेशान नहीं हो रहा। आराम से रिलैक्स्ड। चलो हाँ अब जी। ये बताओ, ये बताएगा आंसर मुझे। चलो ये बताएगा कैसे करना होता है। मैंने ये दूसरा रिवर्स वही बताया था बेटा, कैसे करना होता है। चलो शिवम बताएगा बेटा। प्रोडक्ट से हमें कैसे बनाना होता है बताओ। सर 1 सेकंड। सबसे पहले आपने इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, तरीका मैं बताता हूँ। इथेनॉल का, इथेनॉल है मतलब एल्डिहाइड है, तो 1 2 और एल्डिहाइड ग्रुप था तो मैंने CHO लगा दिया और यहाँ पे CH3, ये इथेनॉल हो गया। पेंटेन का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया और थर्ड पे डबल बॉन्ड। तो सर वो डबल बॉन्ड 2 हटा के वहां पे हम C बिल्कुल डबल बिल्कुल बॉन्ड बिल्कुल। C देखो क्या तरीका होता है, इस डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से हटा दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। देखो तरीका क्या हुआ, C डबल बॉन्ड C, मतलब इन दोनों कार्बन को आपने जोड़ देना है और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ H एक तरफ CH3 और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH2 CH3 और दूसरा है CH2 CH3। ये वो एल्कीन A है जिसकी अगर आप ओजोनलिसिस करते हैं, क्रॉस चेक भी इसको करना जरूरी होता है। तो अगर मैं इसकी ओजोनलिसिस करता हूं तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सभी बच्चे रिप्लाई करो बेटा, क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अब देखो क्या होता है, कंबशन का अलग अलग रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन वही सेम चीज है कि IUPAC नेम लिखना है। इसमें एक ऐसा एल्कीन है जिसके अंदर 3 कार्बन है, 8 CH बॉन्ड है, उसके अंदर 3 CC बॉन्ड है और 1 CC पाई बॉन्ड है। तो आपको बताना है कि उसकी जब ओजोनलिसिस कर रहे हो तो आपको 2 एल्डिहाइड मिल रहा है
जिसका मॉलिक्यूलर मास ये है। अब आप ध्यान से देखो, क्या वो ये कंपाउंड ये हो सकता है? क्या दिस इज द कंपाउंड? नहीं, देख लो 12 का, इसका मास 12 होता है, इसका मास भी 12 होता है, इसका मास 16 होता है और इसका मास होता है 4। ऐड करके देखो टोटल कितना आ रहा है। आ गया 44। यस सर। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि ये एसिटल्डिहाइड बन रहा है 2 यूनिट। तो अगर आपका एसिटल्डिहाइड बन रहा है तो क्या तरीका आपको अपनाना है? ये आपका एसिटल्डिहाइड होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ध्यान से देखो। तो तरीका आपको मैंने बताया था, इसकी डबल बॉन्ड को गायब कर दो और दोनों को जोड़ दो, ये वो एल्कीन है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आई स्ट्रक्चर्स विच आइसोमर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। मुझे कौन बता रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत अच्छा, बहुत इजी है। 1 मिनट में बताता हूँ। सर हाँ जी बोलिए बेटा। देखो बेटा, ये है आपका सिस का, 1 मिनट, ये हो गया सिस, ठीक है। और ट्रांस का मतलब होता है ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है सिस में दोनों ग्रुप सेम साइड में होते हैं, तो इनमें मोर स्टेरिक रिपल्शन होता है। और क्योंकि आपस में अगल बगल में होंगे तो आपस में लड़ेंगे ज्यादा, मोर स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये लेस स्टेबल हो जाता है, और लेस स्टेबल की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे लेस स्टेरिक रिपल्शन है। अब आप बोलोगे सर स्टेरिक रिपल्शन कम क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ग्रुप ऑपोजिट होंगे। ट्रांस वर्ड का मतलब होता है ऑपोजिट, तो लेस स्टेरिक रिपल्शन है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। तो याद रखिएगा, ट्रांस वाला सिस से ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन आप बोलोगे सर आप अजीब आदमी हो, क्वेश्चन तो हमें स्टेबिलिटी का पूछा नहीं है, उन्होंने तो डायपोल मूवमेंट का पूछा है। तो बेटा उसको समझाने के लिए मुझे ये चीज करानी पड़ रही है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, क्योंकि इस कार्बन के कंपैरिजन में sp2 हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब दोनों वेक्टर सेम, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो उनका रिजल्टेंट भी नीचे आएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो, एक ऐसे है वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसका म्यू नेट या तो 0 होगा या म्यू नेट इसका लेस होगा, और इसका म्यू नेट जो होता है वो इंक्रीज वो कर जीरो जाता नहीं है। होगा। तो अब जो म्यू जो होता है वो पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पोलैरिटी जो होता है वो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस, क्योंकि म्यू जो है वो सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है, इसलिए पोलैरिटी सिस की ज्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। तो बॉइलिंग पॉइंट तो सिस का ज्यादा है, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। अब मुझे कौन बता रहा है इस क्लास में? चलो जय सर बताएगा। क्योंकि ट्रांस सिमेट्रिकल होते हैं तो वो क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाते हैं। एक्सेलेंट, बहुत अच्छे बच्चे। बीइंग सिमेट्रिकल, बहुत एक्सेलेंट, बहुत अच्छे बेटा। बीइंग सिमेट्रिकल दे फिट्स इन द क्रिस्टल लैटिस परफेक्टली, ये वर्ड लिख लेना बेटा। सर लैटिस, जो सर सिस होता है सर, उनकी डायपोल मोमेंट सर इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट जो सर ट्रांस होता है उनकी डायपोल मोमेंट जीरो हो सकती है सर। तो जीरो डायपोल जीरो होती मोमेंट है का अगर अगर ये दोनों सेम है ना, ऑपोजिट हो गए ना, दो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है वो तो कैंसिल आउट नहीं कर लेते बेटा। नल वेक्ट क्या होता है? सर अच्छा अब ये देखो, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक की कंडीशन कौन बताने वाला है? पहला, कंपाउंड क्या सर होना वो चाहिए साथ साइक्लिक में होना बोलो? चाहिए sp, और सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ, यानी प्लेनर होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए उसके अंदर? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपराइज गुड रोल।
ओबे करना चाहिए कौन सा रूल? ओबे हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल का मतलब क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n+2 4n पाई plus इलेक्ट्रॉन। 2 pi बहुत अच्छे, electron. बहुत अच्छे। क्या ये एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि नो ये सर। वाला कार्बन sp2 नहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये भी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये वाला कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो ये नॉन प्लेनर हो गया। और ये अगर जो नॉन प्लेनर होते हैं उनको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। ये भी नॉन प्लेनर है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हक्कल्स रूल को ये फॉलो नहीं हकल्स कर रूल रहा, को फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए ये भी, ये उसको कहते हैं एंटी एरोमेटिक। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो मेरे बच्चों? यस Yes. Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, बेंजीन। यहाँ पे देखते हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो टोल्यूइन। और ये आपको याद रखना है बेटा, ब्रोमोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है पैरा में, और नाइट्रो टोल्यूइन है। एक मिनट, ये है आपका, इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यानी NO2 है, और ये आपका पैरा नाइट्रो पे, पैरा पे NO2 आ गया। दूसरा है बेंजीन से, ये पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन था, और ये इसको कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में। बहुत अच्छे। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो बेंजीन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोटोल्यूइन के अंदर, यानी NO2 ग्रुप भी होना चाहिए और CH3 ग्रुप होना चाहिए। और नेक्स्ट है इथाइन को कन्वर्ट करना है एसीटोफिनॉन में। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी क्लास में रिकॉर्डिंग में भी अपलोड करा हुआ है, चैनल पे आपको मिल भी जाएगा, ये मैंने अपलोड करा। सबसे पहले तो यहाँ पे NO2 और Br के नेचर को समझना है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि NO2 जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो अगर आप पहले नाइट्रेशन कर दोगे, पहले NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो फिर ब्रोमीन पैरा पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें ग्रुप पैरा पे चाहिए, तो आपको अपने पोजीशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि पहले किसको लाएं। क्योंकि आपको ग्रुप पैरा पे चाहिए, इसलिए पहले आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लाओगे, यानी Br2 और डालोगे एनहाइड्रस AlBr3। इससे क्या होगा, जो हमारा ब्रोमीन है वो आ गया, ब्रोमेंजीन। उसके बाद आप करेंगे इसकी नाइट्रेशन, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डालो, तो इन दोनों के डालने से NO2 प्लस आ जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके डालने से क्या होता है, जो AlBr3 होता है वो एक ब्रोमीन को अपनी तरफ खींच लेता है, और जो दूसरा ब्रोमीन बचता है, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो Br प्लस होता है, इसलिए बेंजीन पे बी आ गया, ये इसको कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। आपको बिल्कुल समझना है मेरे बच्चे ध्यान से कि पहले मैंने ब्रोमिनेशन क्यों किया, बिकॉज ब्रोमिन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और उसके लगने के बाद जो नया ग्रुप आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। बट यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम नजर डालें, तो यहाँ पे मुझे मेटा पे चाहिए ग्रुप, इसलिए मैं पहले यहाँ पे कॉन्क HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, पहले मैं यहाँ पे नाइट्रेशन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने नाइट्रेशन कर दी, देखो NO2। उसके बाद क्लोरीनेशन करिए, तो यहाँ पे मेटा पे आ गया क्लोरीन। अच्छा, इधर से क्या करना, अब प्रॉब्लम वही सेम चीज है, मुझे पैरा पे चाहिए ग्रुप, और ये ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। नो, नाम से ही कहता है नो, नहीं भाई मुझे मत पहले, नो में आ गया, नहीं भाई मुझे मत पहले डालो। ये कब डालना है, जब M पे ग्रुप चाहिए तभी नो को डालो, NM नारसी मुंजी। ठीक है, नो, अगर ये M को बनाना है तभी नो को करो, N पे चाहिए तो। अब इसमें क्या किया, तो पहले मैंने डाला CH3Cl और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। मेरे बच्चा बताओ इसका नाम क्या, कौन बताएगा, इस ग्रुप का, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक नाम है,
कौन बता रहा है मुझे? CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट डालते हैं तो इसका कुछ नाम है, कौन बता रहा है मुझे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। Fieldcraft alkylation. अब उसके बाद मैं इसमें डालूंगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बेटा आपको ये बात समझना है कि पहले मैंने नाइट्रेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ग्रुप पैरा पे चाहिए था, और नाइट्रेशन तभी करते हैं पहले जहां पे ग्रुप मेटा पे चाहिए होता है, और इसका नाम जो है वो है बेटा, ऐसे आप एक कन्वर्जन अपने पेपर में 100% एक्सपेक्ट करेंगे बेटा। और मैंने शॉर्ट नोट्स में तो आपको बताया भी था कि ये सारे तो कंफर्म्ड ही हैं। अच्छा, इथाइन क्या है? इथाइन है ये ग्रुप, इसको हम पास करते हैं रेड हॉट Fe ट्यूब से, 873 केल्विन, तो इससे ये बेंजीन बना देता है। और बेंजीन के बाद आपने CH3COCl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ये CH3CO का होल ट्वाइस, ये दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन पे ग्रुप आ जाता है, उसको कहते हैं COCH3, और इसका नाम है इस ग्रुप का एसीटोफिनोन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। Yes, Yes. sir. और इस Yes, sir. रिएक्शन का भी एक नाम होता है, मैंने जानबूझ के कराया, इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि जो CH3CO ग्रुप होता है ना, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं, इसलिए हमने इसका नाम। सभी से पूछ रहा हूं, बाल भारती ध्यान से देख लो कन्वर्जन्स। Yes, sir. Yes, sir. सर बेसिकली मेन सब में एनाइट्रस AlC3 लगेगा सर। नहीं, AlCl3 फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके सर। चलो आगे मूव ऑन करें। Yes, sir. अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये है। अब अगला क्वेश्चन ये है, आपका ध्यान से देखना है। व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन चेन ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट? तो याद होगा, ध्यान से सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वैन डर वाल्स फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? सरफेस एरिया के। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर मास के। अब देखो दिया फर्क क्या होता है, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ब्रांचिंग के बढ़ने से सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो आपका वैन डर वाल्स फोर्स भी कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चे? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो ये Yes, हमारे sir. एग्जाम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नियोपेंटेन आ गया, टर्ट ब्यूटाइल आ गया, मतलब आपने ध्यान रखना है कि भाई ब्रांचिंग नहीं हो, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी एरिया उसका उतना कम हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो यही उन्होंने पूछा कि ब्रांचिंग का क्या फर्क पड़ा है, तो मैंने ब्रांचिंग का फर्क बता दिया। अब यहाँ पे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंटी मर्कोनिकॉफ और मर्कोनिकॉफ, तो ये आपको पता ही है बेटा, यू नो इट वेरी वेल कि एंटी मर्कोनिकॉफ और मर्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म बोलोगे तो मैं दोनों का भी आपको करा दूंगा। अभी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन, हेक्सेन और इथाइन को उनके एसिडिक बिहेवियर पे अरेंज करना है। तो याद रखिएगा, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर मेरे बच्चे।
अगर हम बात करते हैं sp3 की, हम बात करते हैं sp2 की, हम बात करते हैं sp की, तो इसमें 25% एस कैरेक्टर होता है, इसमें 33% एस कैरेक्टर होता है, इसमें 50% एस कैरेक्टर होता है। तो इस ऑर्डर में जाने पर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से एसिडिटी भी बढ़ता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है बेंजीन, तो मैं आपको तीनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं, आई थिंक आपके पास आंसर आ जाएगा। बेंजीन इज दिस, ठीक है। उसके बाद है हेक्सेन, यानी CH3 CH2 का होल 4 और CH3। फिर आ गया इथाइन, यानी ये जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 है, डबली बॉन्डेड है तो sp2, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सर ये जो इथाइन कार्बन हो है गया उसकी सर। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ये जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर ऑब्वियसली इसमें है 50%, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो गया? इथाइन विल बी मोस्ट एसिडिक, देन वी विल हैव बेंजीन, देन यू विल हैव हेक्सेन। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? फिर अगला क्वेश्चन भी याद रखना है आपको कि बेंजीन को हम इसमें इथाइन, इथीन और हेक्सेन से बेंजीन कैसे बना सकते हैं, कन्वर्ट इनटू बेंजीन। तो पहले हम उसके बारे में देखते हैं। पहली बात ये समझते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ। अब बेंजीन ये है, it consists of loosely held pi electrons। मतलब इट हैज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये है होता है। ठीक है, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। अब मैं आप कॉमन सेंस लगाओ, आप ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की खासियत क्या होती है? ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं। अब एक बात बताओ, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या वो दूसरे रिच के पास जाएगा? अगर ये इसको अप्रोच करेगा, आएगा, देयर विल बी रिपल्शन। दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों के बीच में रिपल्शन होती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल नहीं आना चाहेगा। लेकिन अगर बात वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल की करें, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लविंग ही होता है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो जहां भी उसको इलेक्ट्रॉन का रिच सेंटर मिलेगा वो तुरंत उछल के पहुंच जाएगा। अब आप समझ में आ गया कि बेंजीन पे एक न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं जाता, उस पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस क्योंकि यस। बेंजीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, बेंजीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो उस पे फिर एक और नेगेटिवली चार्ज क्यों आएगा मेरे बच्चे? अगली बात समझ में आ गई? अगला फिर उन्होंने पूछा कि भाई इथीन को क्या हम बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है लॉजिक, कैसे करना होता है। तो इसमें आप डालो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहां पे ब्रोमीन आ जाएगा, 2 ब्रोमीन आ जाएगा। इसमें आप डालो एल्कोहलिक KOH, डालोगे तो HBr निकलेगा। ठीक है, यहां से H, यहां से Br। अब देखो
तो यहाँ से मैंने वो निकाल दिया बी और यहाँ से निकाल दिया एच को, तो ये बनना गया प्रोडक्ट। फिर आप इसमें दोबारा से एल्कोहलिक KOH या NaNH2 डालो तो फिर से HBr निकलता है और ये बन जाता है इथाइन में। और इथाइन के अंदर आप डाल दो रेड हॉट Fe ट्यूब और 873 केल्विन। तो अभी मैंने आपको दो कन्वर्जन करा दिए। सबसे पहले करवाया इथीन से इथाइन बनाने का तरीका और इथाइन से बेंजीन बनाने का तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कभी कभी कहते हैं इथेन से इथीन बनाओ, ये मैंने कन्वर्जन अपलोड करी हुई बेटा। इथेन क्या होता है, एक ये कंपाउंड है, इसमें Br2 डालो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो बन जाता है CH3CH2Br और उसमें फिर एल्कोहलिक KOH डाल दो तो HBr बाहर निकल जाता है और वहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है। बेटा बिना एलिमिनेशन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता बिना, तो इस वजह से ये एलिमिनेशन ही कॉज करता है, इसको कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मेरे बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको कराया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश मैं यही कर रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन जो मैंने आपको मार्क करवाया था क्लास में भी बोला था, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपने ध्यान कंसीडर करना है। हाँ उससे पहले एक छोटी सी चीज और कर लो, हेक्सेन से बेंजीन बना सकता है कोई? कौन बना रहा है मुझे? चलो प्रज्ञा ट्राई करेगी। प्रज्ञा बेटा बताओ हेक्सेन से बेंजीन कैसे बना सकते हो? सर हेक्सेन से बेंजीन, ये एक रिएक्शन में यार रिकॉल करवाता हूँ, एरोमेटाइजेशन है, ये डिहाइड्रोजनेशन से होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ शायद आंसर हो जाएगा। सर एरोमेटाइजेशन सबसे पहले कर देंगे और सर डायरेक्ट ही हो जाएगा वैसे तो एक से। एरोमेटाइजेशन कैसे करेंगे ना, रिएजेंट बताओ, 3 रिएजेंट मैंने बताए थे बेटा, बकार में देखो क्या होता है उसमें, देख लो यहाँ पे, एक मिनट का, तो ये हमारा हेक्सेन है, CH2 अब ये क्या है, तो इसमें Cr2O3 डालेंगे, MO2O3 और इसको 773 पे मतलब केल्विन पे हम करेंगे 10 to 28 TM पे सर, तो बेंजीन फॉर्म हो जाएगा और उसके साथ सर मतलब 8 हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। नहीं 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 बेटा, अब तो खैर काफी वक्त बीत गया, इतना टाइम नहीं होना चाहिए। अच्छा ये जब आप करते हैं ना, इसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो आपने -H2 करा और यहाँ पे जो कंपाउंड बना इसको ये कहते हैं, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। आप इसमें हीटिंग कंटिन्यू रखना तो ये 6 हाइड्रोजन और लूज करता है और ये बना लेता है बेंजीन, ठीक है। अब ये देखो ऑक्साइड्स ऑफ लिख लेते हैं, ठीक है ना, कार्बो, अब ये होता है CrVMO, ठीक है, CrVMO, मोलिबिडियम, क्रोमियम और वेनेडियम, ये तीनों के ऑक्साइड्स हैं और इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। CrV
ठीक है बेटा, अब इसमें ये हमारा मेथड था। नेक्स्ट, अब एक अगला क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, रिएक्टिविटी ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट, ये भी पेपर में बहुत बार देखने को मिला है। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या, किसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? नाइट्रेशन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सल्फोनेशन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन को भी हम कह सकते हैं इसको, या फिर आप जितने भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं उन सभी को बोलो। सर फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन और हाँ, वो होगा एसिटाइलेशन। बेटा, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई माइनस इफेक्ट। अब आप समझिए मेरी डायरेक्टली बात, बहुत प्रोपोर्शनल। बहुत सुनिएगा, एक मिनट, अब आराम से समझो। आप बेंजीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हो, और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर आपने अपने पास या बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं बेटा, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज विड्रॉइंग ग्रुप होता। तो अगर आपने वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो हमारे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा था? उसको लग रहा था भाई यहाँ पे बहुत पैसा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो आपके पैसे को कम कर रहा है, तो फिर आपका न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा? वो बोलेगा भाई इसके पास अब पैसे कम हो रहे हैं, इससे ना चोर लोग आ गए इसके आसपास, और मत जा यहाँ पे, तो फिर वो आपके पास नहीं आता। बस यही लॉजिक समझिएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे आपकी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, इस, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे आपकी, मतलब उसको उसको दिखेगा हाँ यार इसके पास पैसा देने वाले तो बड़े सारे लोग हैं, कोई बात नहीं चलो कर लेते हैं। तो ये हमें बेसिकली समझने की जरूरत है बेटा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? तो Yes, अब वही मैंने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये देखो बेंजीन है, अब आप लॉजिकली देखिएगा, ठीक है। अब ये चारों है हमारा, टॉलवीन है एक नॉट्रे। अब यहाँ पे आपको आबाद करने वाला ये है ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला, ये आपको बर्बाद करने वाला ग्रुप है, ये भी आपको बर्बाद करनी है, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 और 4, और ये है माइल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो सबसे आबाद है वो 1 है, और जो सबसे बर्बाद है वो 2 है, लास्ट में चला गया। फोर्थ वाला बेचारा ना आबाद है ना बर्बाद है, इसलिए बीच में आ गया, और ये 3 हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी आपके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल का आना उतनी आसान हो जाएगी, तो इससे उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जल्दी हो जाता है। क्लियर है बच्चों? सर इसमें एडिशन ऑफ X2 रिएक्शन भी आ सकती है। हेलोजिनेशन भी तो है ना, लिखा तो हुआ है हेलोजिनेशन, ओके X2 सर। ऐड करना है। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन देखो, एक बार मैं दिखाता हूँ। अब एक बार क्वेश्चन देखना, अब क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखो,
ये क्वेश्चन देखिएगा आप। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विथ एन इलेक्ट्रोफाइल। अब हम यहां दे देखिएगा, ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब ध्यान से देखो, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रो, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गए, 3 आ गए भाई। एक इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो समझ में आएगा। 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मतलब होता है एक NO2 यहाँ पे है, एक NO2 यहाँ पे है, और Cl ऊपर में, मतलब एक नहीं बल्कि 3 लोग इसको मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तो सबसे ज्यादा बर्बाद होता हुआ दिखेगा। अब नाइट्रो वाले में मतलब बर्बाद तो ये भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं बर्बाद करने वाले, तो ये भी बर्बाद। अब क्लोरोबेंजीन में सिर्फ क्या है, एक में क्लोरीन है, तो मतलब बर्बाद करने वाले सिर्फ कितने हैं, एक। आई बात समझ में बेटा? यहाँ पे 3 लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो इसलिए विच इज मोस्ट रिएक्टिव बताओ, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो ये है। मतलब इसको अगर नंबरिंग करो 1, 2 और 3 में, तो जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलो चलो, और बताओ बेटा। अब मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, अब देखो नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या है। अब मुझे बताओ, इसमें है कि बेंजीन और मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन में और टॉल्यूइन में किसमें नाइट्रेशन जल्दी हो जाएगी। अब देखो बेंजीन बेचारा न्यूट्रल आदमी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब डाइनाइट्रो में मतलब 2 NO2 आ गए, ये दोनों आपको पता है NO2 का चोर आदमी है, ये सारे बर्बाद करने वाले ग्रुप है। और टल्लू जो है, टॉल्वीन जो है, ये क्यूट सा ग्रुप है। CH3 ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, ये इसको बर्बाद करेंगे, ये थोड़ा सा इसको आबाद करते हैं। तो नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 और 3। तो द वन विच इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट रिएक्टिव इज 3, फिर 1 है और फिर 2 है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, Yes, sir. सर अच्छा, नेम द लुईस एसिड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3 व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। मतलब एनहाइड्रस FeX3 भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं एनहाइड्रस AlCl3 यूज करो। अच्छा, वुड्स रिएक्शन से आप ऑड नंबर कार्बन वाला एल्केन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर आप ऐसी कुछ कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कौन मुझे बताने वाला है? अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मुझे, हाँ प्रणय बताइए, बताओ बेटा। Because it will give a mixture of the hydrocarbon which will be quite difficult to separate. एक्सेलेंट, बिल्कुल। इट विल गिव्स यू मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और ये आपकी किसकी लिमिटेशन है? ये आपकी वुड्स रिएक्शन की। दिस इज लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। इज इट फाइन मेरे बच्चों? मैंने Yes, आपको sir. बताया था Yes, वुड्स sir. रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म दोनों कर लेना है, आपको पेपर में आएगा बेटा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। डन है? ओके, चलो ये हमने कर दिया है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, सो नो नीड टू ऐड H2O। क्यों? एज ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, क्योंकि H2O सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए किया जाता है। तो अब ये वाला इक्वेशन ओवरऑल, क्योंकि जब H2O ही ऐड नहीं कर रहे हो तो हाइड्रोजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने नहीं किया। अब हम बात करते हैं Cr2O7 2 गिव्स Cr3+। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। अब आप देखो चेंज, देखो कितने का आ रहा है, +6 से +3 हो रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, कायदे से देखना कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। ध्यान से एटम को भी देखना है, कहीं इधर उधर 2 तो नहीं है। यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक भी क्रोमियम नहीं है, तो हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया कि वाई आई एम एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन, यस और नो?
यस सर। क्योंकि हमने 2 क्रोमियम के लिए चेंज करना और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए हमने 7H2 ऐड किया, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करता है। अब हमने चार्ज निकाला, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू 2 यानी 14H प्लस हो गया। H प्लस। अब मेरा ये दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंसिंग में देखो, C2O4 2 minus gives 2CO2 plus 2 electrons. Cr2O7 2 minus plus plus 7H2O. ठीक है, अब यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6, ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 minus प्लस Cc2O4 2 minus plus Cr2O7 2 minus gives what, ऐड करना है 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। इधर बेटा 14H प्लस भी है, हमने ऐड करके लिख दिया। Am I clear to all of you? Yes or no? यस सर। अच्छा, अब एक बैलेंसिंग आप बेसिक मीडियम की भी देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस IO3 माइनस। ये बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग है, ये भी आसान है। मैं डायरेक्ट अब यहाँ निकाल रहा हूँ, जिसका निकालना था x ले लिया, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई 7 प्लस 7 आ गया, यहाँ पे आ गया -1, x -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4, ये +4 हो गया, और ये निकाला हमने x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये +5 आ गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन हाफ देखो, I माइनस चेंजेस टू IO3 माइनस। अब यहाँ पे -1 से वो +5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐड वहां करते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने राइट हैंड साइड में करा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, OH को ऐड करना है, लेकिन वो कैसे, तो उसका भी मैंने शॉर्टकट जुगाड़ बैठाया हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ऐड करो, एक नेगेटिव यहाँ है और 6 नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इस तरफ 7 नेगेटिव हो गए, और इस तरफ क्या है, सिर्फ एक नेगेटिव है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में 6OH माइनस ऐड कर देना है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब उसी तरह आप रिडक्शन हाफ को देखो, मेरे बच्चे, सर, ये फिर वाला से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये दोबारा बात समझा समझ दो। में आ गई? ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों सर, नहीं ये वाला दोबारा समझा दो। एक मिनट, क्या क्या बताओ, कौन सा समझाना है, बताओ बेटा। सर, ऑक्सीडेशन आप में 6OH माइनस सर। बेटा नेगेटिव चार्ज को ऐड करो, कितना नेगेटिव है यहाँ पे, 1, सर 1। और 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना आपने राइट हैंड साइड में, तो सर 6 हमने और 6 1 इलेक्ट्रॉन मिलके के लिए कितने हो गए बताओ, 6 नेगेटिव और 1 नेगेटिव मिलके कितने हो गए, 7 नेगेटिव हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, बताओ। यस सर। और यहाँ पे तो सिर्फ एक I माइनस था, इसलिए मैंने 6OH ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके सर। सर तो मतलब वो पहले से वहां पे 1 था। बेटा -1 है, ये ऑक्सीडेशन सेट नहीं, -1 था। चार्ज को देखो, चार्ज को, तो ये मैंने 6OH कर दिया ना, 6 नेगेटिव चार्ज ऐड कर लिया, ताकि चार्ज मेरा बैलेंस्ड हो गया। और ये शॉर्टकट होता है, मैं दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा खुद बताना।
MnO4 माइनस है, आप खुद बताना है इसको, ठीक है। और वो MnO2 में चेंज हो रहा है। बताओ मेरे बच्चे, हार्दिक तुम बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किस तरफ ऐड करेंगे। MnO4 की छोटी सी ऑक्सीडेशन सेट लिख लो, ये +7 है, और यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन सेट +4 है। देखो ऊपर लिखा हुआ है यार। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किस तरफ ऐड करेंगे, बताओ। सर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। किस तरफ? सर राइट। प्रोडक्ट साइड। हाँ, सर प्रोडक्ट साइड। वाह मेरे बच्चे, ये 7 है, ये 4 है, तो इसमें और 3 ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। मैंने अभी बताया रिडक्शन नहीं का सर मतलब प्रोडक्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और सर वैसे भी प्रोडक्ट साइड दूसरा लॉजिक ये भी MnO। बताया, जहां चार्ज ज्यादा है वहां ऐड करोगे, क्योंकि आप 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर रहे हो, आप मान के चलो 3 नेगेटिव चीज ऐड कर रहे हो आप। तो 3 नेगेटिव, 7 में से -3 करोगे तभी तो 4 के बराबर आएगा वो। यस सर। यस सर, बेवकूफ। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे OH, OH मुझे कौन बताएगा? प्रणय बताएगी। प्रणय बेटा बताओ OH कितने ऐड करोगे? सर 2 नेगेटिव चार्ज ऐड करो, कैलकुलेट करो, अपने आप आंसर मिल जाएगा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने नेगेटिव है। सर 3 4 4 नेगेटिव, वेरी गुड। राइट हैंड साइड में कितने नेगेटिव है? सर नहीं है एक भी नहीं, तो राइट हैंड साइड में 4 OH माइनस ऐड कर दो, हो गया बैलेंस्ड। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो देखो सर मुझे डाउट MnO। है हाँ बोलो बेटा। सर 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है ऊपर? कहाँ पे? यहाँ पे यस -1 से +5 में कितने का चेंज आएगा बताओ। ओके सर 6 का। MnO2 प्लस 4 OH माइनस। अच्छा, अब देखो एक छोटी सी गलती यहाँ पे और भी मेरे से हुई है। OH तो ऐड किया, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। 6 OH है ना, तो 3 H2 ऐड कर देना। सिमिलरली यहाँ पे 4 O है, तो यहाँ पे 2 H2 ऐड कर दोगे। 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 H2 ऐड करोगे हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे 2 H2O कर दिया, और दूसरा लिखा I माइनस प्लस 6 OH माइनस। सिक्स इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 6, दोनों को ऐड करके लिख दिया मेरे बच्चे। इज इट फाइन? बताओ। Yes, sir. यस सर। सभी बच्चों से पूछ रहा हूं। अब बैलेंसिंग आ गई। यस सर यस सर। अच्छा, यस। अब दूसरा है, एक रिकॉल देख लेना, बहुत है बहुत है। हाँ, आप प्रणय, आप क्या बोल रहे थे बेटा, क्या कराना? एक क्वेश्चन मैं दूं आपको करने के लिए, आप मुझे बताओगे? श्योर सर। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है बेसिक मीडियम में। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, अपने आप आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एक मैं करा ही देता हूं, करने दूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ये +7 है, इसके ऊपर चार्ज, यहाँ पे चार्ज +2 आ रहा है, यहाँ पे चार्ज +4 आ रहा है, और यहाँ पे चार्ज +6 है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ। S2O3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये +2 है, ये +6 है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है और किस तरफ चेंज हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऐड करो, बताओ बताओ कितने का। सर हाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स। सर 8 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, 8 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड। वैसे चेंज 4 इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है, S2, इसलिए हमने जितने भी एटम से, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज भी उतना का।
क्योंकि हमने 2 से दिखाया, हमने 2 एटम के लिए हमें चेंज कैलकुलेट करना था, तो उसमें हमने 8 कर दिया। अब मुझे वो बताएगा, हिमांगी बताएगी। हिमांगी बेटा बताओ, कितने OH ऐड करोगे और किस तरफ ऐड करोगे, जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी। नेगेटिव चार्ज ऐड करो बेटा, इतना टाइम मत लगाओ यार। कितने नेगेटिव है इस तरफ, ध्यान से देखो। सर 3 नेगेटिव है। 3 नेगेटिव है। नहीं सर, सर 10 नेगेटिव है। 12, 8 नेगेटिव यहाँ, और 2 इंटू 2 4 नेगेटिव हो गए। और यहाँ पे कितने नेगेटिव है देखो। चलिए सिस्टम पहले बैलेंस ही कर लें, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ लिखने से पहले बैलेंसिंग, मतलब इक्वेशन बैलेंसिंग तो करनी, तभी तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब ये 2 नेगेटिव था, तो कितने OH ऐड करोगे बताओ। 10 OH माइनस, 10 के ऐड करते ही 2 और 10 मिलके 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे H2O कितना ऐड करोगे, जल्दी बताओ। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, अब 10 हाइड्रोजन हो गए ना, इसलिए हम यहाँ पे 5 H2O ऐड करेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? ये यस सर। अच्छा, अब मुझे इसका बताओ, दूसरे वाले का कौन बता रहा है। MnO4 माइनस, ये चेंज हो रहा है MnO2 में, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किस तरफ ऐड करेंगे? ये छोटा सा लिख लो, +7 है और ये +4 है। जल्दी बताओ ना बेटा, इतना टाइम मत लगाओ यार, बताओ। So 3 electron towards MnO4. अच्छा, अब यहाँ पे बताओ कितने OH ऐड करोगे, किस तरफ ऐड करोगे? So 4 OH towards MnO2. सर 4OH। 4 OH माइनस, यस। और इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में और क्या करेंगे? So 2 2H2. 2। अब इन दोनों को ऐड करके लिख देना बेटा, हो गया बैलेंसिंग, ठीक है। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं बॉन्ड हैवर्ट साइकिल। सर जो एनसीईआरटी में दिया वो एमजी वाला NABR का था शायद। NABR का करना है या NaCl का? NCERT में तो NaCl का सर जो गिरा है, सबसे कॉमन है। NaCl है ना बेटा, वो कर, NABR भी करवा दूंगा, डोंट वरी। देखो Na है सॉलिड स्टेट में, Cl2 है आपका गैसेस स्टेट में। इन दोनों को बिना सोचे समझे सारी एनर्जी लगा दी और NaCl बना दिया वो सॉलिड स्टेट में। इसमें जो लगी उसको हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल दिया। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव था, आपने इसको सबलाइम किया, सब्लिमेशन। सबलाइम क्यों किया? ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब आप बोलोगे सर गैस में कन्वर्ट करने का क्यों? क्योंकि मुझे इसको आयोनाइज करना था, और आयोनाइज हम सॉलिड को नहीं कर सकते, सॉलिड कांट बी आयोनाइज, इसलिए हमने करा। सिमिलरली अब यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन Cl2 में आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को एटम में ब्रेक करना होता है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। Cl2 को हमने ब्रेक करके Cl में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया बेटा। उससे क्या हुआ कि ये Cl से Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब जब एक केटायन और एक एनायन आपस में कंबाइन करते हैं मेरे बच्चे, और वो आपस में कंबाइन करके एक NaCl कंपाउंड बनाते हैं, तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। इट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक हेसिस लॉ है जो उन्होंने बताया था। तो हेसिस लॉ के हिसाब से क्या था कि आप एक रिएक्शन को 1 स्टेप में कीजिए या 10 स्टेप में कीजिए, फिर इंथैल्पी सेम रहती है। हाँ, तो ये आपका डेल्टा HF विल बी सब्लिमेशन प्लस डिसोसिएशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस अच्छा, यस ये NaCl का है बेटा, उसको कहते हैं बॉन्ड हैवर्ट साइकिल्स, एंड दैट इज बेस्ड ऑन हेसिस लॉ। अब आप दूसरे का भी कर सकते हो, NaBr भी करा दूं? सर वैसे तो आ गया है समझ। हाँ, बस NaBr में थोड़ा डिफरेंस क्या होगा, Br में Br इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सर ये आ सकते हैं पेपर में। ये तो आया हुआ बेटा NaCl।
आगे बात समझ में बच्चे? यस सर। ओके, अब डाउट्स अपना कर लो बेटा, और कुछ है तो पूछते हैं, नहीं तो अपना आराम से रिवाइज करो और नॉर्मली कल सर अच्छे